सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल और आज के यार इस एपिसोड में आपका स्वागत है सबका। और आज की यार इस वीडियो में हमारे साथ है एक ऐसी स्टूडेंट जिसने डी यू एम सी ए भी क्लियर करा है और एन आई टी एम सी ए भी क्लियर करा है। आप जानते होगे कि यार एक भी इनमें से एग्जाम क्लियर करना हर बच्चे को बहुत मेहनत लग जाती है। और इस टाइम पे कोविड के टाइम पे जब सबकी मोटिवेशन डाउन थी, इस लड़की ने दोनों एग्जाम क्लियर करे और वो भी बहुत अच्छी रैंक से। ये नहीं कि यार निमसेट में 1000 आ गई, डीयू में ठीक ठाक आ गई। यार डीयू में जैसा कि आप जानते हो कि सीट्स ही सिर्फ 50-54 के अराउंड है और निमसेट में भी 800 के अराउंड सीट्स है। उसमें भी दोनों में इस लड़की की बहुत अच्छी रैंक आई है। तो यार आज सबसे पहले मैं मीनाक्षी जी का स्वागत करना चाहूंगा, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा जो भी उनकी अचीवमेंट है। और सबसे पहले यार मीनाक्षी, आप सबको एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कहाँ से पढ़े हुए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ रहते हो और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई हुई है और आपका इंटरेस्ट सीएस में किस तरीके से आया और निमसेट के बारे में कैसे पता लगा। हाँ. So first of all, thank you, sir, for giving me opportunity here. ओके। So I have done my graduation in BSc from Nagpur University, and I have done my schooling in my own village from BR High School, Katol. ओके। And then जब ट्वेल्थ के बाद मैंने सी प्रोग्रामिंग के क्लासेस लगाए थे। हम्म। ट्वेल्थ तो मेरा प्लेन साइंस था, तो मेरा से सब्जेक्ट नहीं था उस वक्त, लेकिन उसके बाद मैंने सी प्रोग्रामिंग के क्लासेस लगाए थे। तो ओके। उसमें मेरा प्रोग्रामिंग की इंटरेस्ट जनरेट हुई थी। तो ओके। मतलब प्रोग्रामिंग में मुझे इंटरेस्ट आने लगी थी, तो मैंने बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट लिया था। ओके। और उसके अलावा यार आप थोड़ा अपने बारे में बताओ कि आपको निमसेट के बारे में किस तरीके से पता लगा, या फिर इसके बाद आपकी मतलब बीएससी जो भी आपने करी उसके बाद जॉब का क्या सोचा था आपने, कुछ ऐसा कुछ था। नहीं, वैसे मैं जब बीएससी सेकेंड ईयर में थी तब मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था निमसेट के बारे में। ओके। तब मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मुझे सिर्फ महाराष्ट्र में जो एमसीए सीईटी होते हैं उसके हम्म। बारे में पता था। लेकिन जब उसने बताया कि निमसेट निमसेट क्रैक करने के बाद आपको एनआईटी में भी एडमिशन हो जाती है, हम्म। तो मैंने सोचा कि क्यों ना निमसेट की प्रिपरेशन की जाए। फिर मैंने निमसेट की प्रिपरेशन की, लेकिन 2019 में मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी। हम्म। तो उसके बाद मैंने 2020 में फिर से प्रिपरेशन की। हम्म। तो कोविड-19 की वजह से नीट का जो पेपर था वो पोस्टपोन हो गया था। हम्म। तो उसके बाद पहले ड्यू एमसीए के बारे में प्रिपरेशन करने का कोई प्लान नहीं था मेरा। हम्म। लेकिन जब पेपर पोस्टपोन हो गया तो फिर सोचा कि क्यों ना ड्यू एमसीए की भी प्रिपरेशन की जाए। हम्म। बीएससी में वैसे भी मेरा मैथ्स था ही पहले से, हम्म। तो मुझे कंसेप्ट क्लियर करने में उतनी दिक्कत नहीं हुई। हम्म। तो मैंने आसानी से ड्यू एमसीए की प्रिपरेशन कर ली थी। बिल्कुल। तो यार आप देख सकते हो जब इस कोविड के टाइम पे सबकी जो मोटिवेशन थी वो इतनी डाउन थी, इस लड़की ने अपना थोड़ा-सा दिमाग लगाया, अपने आप को मोटिवेटेड रखा। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर डीयू एमसीए एग्ज़ैक्ट, मतलब मान लो कि एग्ज़ाम अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, तो आपने कितने महीने में इसकी पूरी प्रिपरेशन कर ली थी? हाँ, जैसे कि मैंने नीट का एग्जाम होना था, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया था। तो हुँ। उसके बाद जून में सोचा कि डीएमसी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो जून के एंडिंग में मैंने डीएमसी की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया था। हुँ। तो ओ लगभग 2 से 3 मंथ मैंने प्रिपरेशन की थी। ओके, तो उसमें कितना टाइम आप पढ़े होंगे? कुछ आइडिया यार इसके बारे में दो, क्योंकि आपका दिमाग तो तेज़ है, हम मतलब मेरा कमज़ोर है, मुझे बताओ थोड़ा। तो मैं पहले स्टार्टिंग में 2 से 3 घंटा डीएमसी के लिए दिए दिए थे, और साथ में नीट सेट की प्रिपरेशन भी कर रही थी। उसको नहीं छोड़ा था, साथ साथ में वो दोनों भी चल रहे थे। तो बाद में डीएमसी की लास्ट 10 एमसी जब एग्जाम था, उसके लास्ट 10 डेज में मैंने पूरा टाइम ड्यू के लिए दिया था। नीट सेट को हाथ भी नहीं लगाया था। ओके। ओके, तो यार मुझे तो अभी आपकी रैंक पता है, एक बारी आप सबको बता दो कि आपकी रैंक कितनी थी डीयूएमसीए में और एनआईटीएमसी में, कि सबको आपको एक बारी पता लग जाए। और आपकी कैटेगरी क्या थी ये भी बता देना, कि उस कैटेगरी के बंदे एक बारी देख लें कि यार हमें कितनी नंबर लाने चाहिए, कितनी रैंक लानी चाहिए कि उस कॉलेज में हो जाए। तो मेरा नीट सेट में मेरी 182 जनरल थी और 59 ओबीसी रैंक थी। ओके। और डीयू में मेरी 71 थी। तो ओके। हाँ, तो मेरा डीयू में कैटेगरी से सिलेक्शन हो गया था। ओके। वैसे इस बार कट ऑफ हाई गई थी, हम्म। 136 प्लस थी जनरल के लिए, लेकिन हम्म। ओबीसी का 129 मार्क्स में मेरा हो गया था। अच्छा, मतलब ज्यादा फर्क नहीं था, 7 नंबर का ही फर्क था ओबीसी और जनरल में।
नहीं, ओबीसी में 119, हाँ, ओबीसी की कट ऑफ 119 थी इस बार फर्स्ट ओके लिस्ट में, ओके और जनरल की 136 थी। ओके। तो इतना फिर भी इतना ज्यादा फर्क नहीं है कि आप मान लो कि 100 और 136 या इस तरीके से हो। हाँ। बिल्कुल। तो यार आपको एक बारी इनकी रैंक पता लग गई होगी कि दोनों एग्जाम्स में इनकी रैंक कितनी थी। तो यार मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि विच बुक्स यू रेफर्ड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर डीयूएमसीए। कौन कौन सी बुक्स तो आपने सर, एक बारी रेफर करी थी, मतलब एक बारी बता देना क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है काफी स्टूडेंट्स को। या तो जैसे कि हमें पता है कि डीएमसी के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती है, हम्म तो उसके लिए जो आईआईटी जब मैथमेटिक्स का जो सिलेबस रहता है, हम्म। वही सिलेबस डीएमसी का है। तो ओके अगर हम आईआईटी जब मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स है, उसके कंसेप्ट अगर अगर क्लियर कर ले, तो हम्म। वो डीएमसी के लिए इनफ है। ओके। तो आपने हाँ। उसके लिए कोई और स्पेसिफिक बुक यूज करी थी तो एक बारी सबको नाम बता दो यार, क्लियर हो जाए। नहीं सर, एक्चुअली मैंने कोई बुक रिफर नहीं की थी, क्योंकि सर जो असाइनमेंट क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए असाइनमेंट शीट भेजते थे, ओके हम वही क्वेश्चन लगाते थे, और जो नेट पे सर्च करके जितने भी क्वेश्चन मिल जाते थे हम वो लगाते थे। और आईआईटी जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो ओके भी, हाँ, वो भी कर लेते थे। ओके। तो यार आपको और एक बारी पता लग गया होगा कि इन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कब करी और किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करे। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि वर यू गुड एट ग्रेजुएशन मैथ्स, व्हाट वाज योर अप्रोच टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। या मेरा बीएससी में मैथ्स भी था, तो मुझे कंसेप्ट क्लियर करने में उतनी दिक्कत नहीं आई। हम्म तो मैंने आसानी से कंसेप्ट क्लियर कर ले थे, 2-3 मंथ में हो गए थे। और उसके बाद जैसे देखा जाए तो डीएमसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरे कंसेप्चुअल होते हैं। हम्म। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है पूरा, तो आपको 100% वो क्वेश्चन लग ही जाता है। लेकिन एमसेट मैथ में जैसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे डीएमसी में नहीं होता, उसके लिए ड्यूरेशन भी कम लगती है डीएमसी के लिए, और क्वेश्चन भी आसानी से लग जाते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार आपको एक बार पता लग गया होगा इनकी ग्रेजुएशन मैथ्स के कंसेप्ट की स्ट्रॉन्ग है थे या नहीं थे उसके बारे में। इसके बाद यार मेरा अगला क्वेश्चन है कि डिड यू ज्वाइन एनी कोचिंग टू क्रैक डीयूएमसीए। हमें ये तो पता है कि आपने निमसेट के लिए कोचिंग ली थी, लेकिन डीयूएमसीए के लिए भी स्पेसिफिक कोचिंग थी, ऐसा कुछ था या क्या था, एक बार आप बता दो अपनी सिचुएशंस। या मेरी आसपास स्टडी में मैंने कोचिंग ली थी सर से, ऑनलाइन कोचिंग थी। तो सर सभी पढ़ाते थे और क्वेश्चन वगैरह भेज देते थे, मतलब हमारी प्रैक्टिस हो जाती थी उससे, और ओके कंसेप्ट क्लियर करने में भी बहुत हेल्प हुई थी। ओके। तो यार जो बच्चे घर पे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यार उनके लिए आपकी क्या सजेशन है। हाँ, अगर वो खुद मोटिवेटेड है, अगर वो खुद पढ़ के समझ सकते हैं, तो ठीक है, उनकी कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उनको पता है कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ठीक है, उनको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, हमको पता नहीं है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, अगर किसी के गाइडेंस की जरूरत है, तो फिर कोचिंग लगाना बेटर है। ओके और टेस्ट कोचिंग नहीं तो लेकिन टेस्ट सीरीज लगानी तो भी चाहिए, क्योंकि उससे प्रैक्टिस हो जाती ओके। तो यार आपको पता लग गया होगा इनका कोचिंग और टेस्ट सीरीज के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो भी यार एक बार यहाँ पे दोबारा से रिपीट करके एक बार सुन लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन मेरा यार आपसे ये है कि how many hours did you studied in a day for the exam, and how you manage this preparation of exams with different patterns simultaneously। मतलब निमसेट और डीयूएमसीए को प्रिपेयर दोनों इकट्ठे करना चाहता है तो उनको आपकी क्या सजेशन होगी, अपने एक्सपीरियंस से आप एक बार बताओ। है। या बहुत बच्चे सोचते हैं कि डीएमसी की प्रिपरेशन करना नीटसेट से भी मतलब हार्ड है, ऐसा हम्म लगता है, हम्म लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं। डीएमसी लिटिल बिट इजी देन नीटसेट। हम्म सो तो पहले तो हमें देखना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है डीएमसी की मैथ्स के लिए। हम्म। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो, अगर, तो आपको इजीली समझ में आ जाए, इजी कंसेप्ट तो डीएमसी से निकालना इजी हो जाता है। बिल्कुल।
तो यार अब आपकी ग्रेजुएशन मैथ्स तो स्ट्रांग थी, अब मान लो कि मेरे को प्रिपेयर करना है, मेरी ग्रेजुएशन मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, तो आप उनको क्या रिकमेंड करोगे कि वो कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें? एकदम निमसेट जब से 1 साल पहले से शुरुआत करें तब से करें, या फिर एकदम लास्ट में? आप बताओ। हाँ सर, अगर स्ट्रांग नहीं भी है तो भी आपके पास, अगर आप अभी से देखा जाए तो 6 to 7 मंथ्स का टाइम है। तो हम्म। अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे डीएमसी की, मिनिमम अगर 2 से 3 अगर भी दे देंगे तभी वो सफिशिएंट है। ओके, तो यार आपको पता और लग गया होगा। लास्ट हाँ बताओ, आप आगे बताओ। लास्ट 2 to 3 मंथ्स में आपको ज्यादा टाइम देना होगा, 4 से 5 आवर तक। हम्म। तो आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। बस आपको देखना, आपको कंसेंट्रेट कंसेप्ट पे करना है, ना कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आसानी से लग सकता है। ओके, तो यार आपको पता लग गया होगा किस तरीके से स्ट्रैटेजी आपको रखनी है दोनों एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो यार मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि डिड यू स्टडीड प्रोग्रामिंग इन योर ग्रेजुएशन? इफ यस, देन कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे प्रोग्रामिंग के? जैसे कि मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस था, तो बीएससी में प्रैक्टिकल में उतना फोकस नहीं किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी करवाते हैं वो लोग। तो हम्म। मेरा प्रोग्रामिंग में उतनी कमांड नहीं है, मैं प्रोग्रामिंग की ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं हुई बीएससी में। हम्म। मैंने जस्ट थ्योरी पढ़ी है। ओके। ओके, हम्म, तो आपको उतना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको एनआईटी में, कि ताकि आपकी अच्छी या, से अच्छी प्लेसमेंट लग सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा ये है, हाउ यू एज्ड एट बोथ टॉप लेवल एग्जाम, एनी सजेशन फॉर स्टूडेंट्स? दोनों एग्जाम क्लियर करने हैं, मिनिमम मतलब एक तरीके से क्या स्ट्रैटेजी आप बताना चाहोगे सबको? या। अगर निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो उसके साथ में डीएमसी की प्रिपरेशन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों का सिलेबस अलग अलग है, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। अगर निमसेट की प्रिपरेशन से जो फोकस है हमारा वो हट सकता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली दोनों की मैथ्स इंटरकनेक्टेड है। ये ग्रेजुएशन की डीएमसी में जो मैथ्स पूछते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल की होती है, लेकिन निमसेट मैथ्स और डीएमसी मैथ्स दोनों भी इंटरकनेक्टेड है। देखा जाए तो जैसे मैट्रिसेस डीएमसी में पूछते हैं, लेकिन वो आइगन वैल्यूज वगैरह पूछते हैं, लेकिन हम्म। उसके कंसेप्ट भी इजी होते हैं। अगर आप निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो कंसेप्ट आपको समझना थोड़ा आसान भी जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं डीएमसी की प्रिपरेशन करने के बारे में। बिल्कुल, यार इन्होंने ये जो बात बोली है अभी तक मैंने किसी के मुंह से भी नहीं सुनी थी कि दोनों की इंटरकनेक्टेड है। जनरली मैंने भी यही कही थी आपको कि दोनों की मैथ्स एक तरीके से ग्रेजुएशन है और एक ट्वेल्थ की है। लेकिन इन्होंने जो अभी बात बोली वो पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर आप मैट्रिसेस को ढंग से नहीं करोगे तो आप आइगन वैल्यू वगैरह जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, और भी बहुत सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं है। तो इनका जो भी कहना है वो बिल्कुल ठीक है कि दोनों की इंटर रिलेटेड है। हाँ, वो एक तरीके से हाई लेवल पे कह सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इनका कहना बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि यार सारे कह रहे होंगे कि इस लड़की ने तो दोनों दोनों एग्जाम क्लियर कर लिए, तो इसने चूज कौन सा करा? आप एक बार बता दो कि आपने कौन सा कॉलेज चूज करा है, और उसका रीजन कि आपने वो कॉलेज क्यों चूज करा है, आप अपने फैक्टर्स के हिसाब से एक बार सबको बता दो। फिर मुझे एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, तो मैंने एनआईटी चूज करी है। क्योंकि देखा जाए तो प्लेसमेंट के कंपैरिजन में एनआईटी इलाहाबाद का रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है, हम्म। डीयू से अच्छा है। इसलिए मैंने एनआईटी को चूज करा है। और टफ एनआईटी के बाद डीयू आती है, ऐसा सब कहते हैं, हम्म। मतलब इसलिए मैंने एनआईटी को चूज करा है। ओके, तो यार आपको इनका रीजन पता लग गया होगा कि इन्होंने एनआईटी इलाहाबाद क्यों चूज करा है। और इसके अलावा मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि आपने इन दोनों ही, यही दोनों एग्जाम क्रैक करें, या फिर इसके अलावा और भी कौन कौन से एग्जाम्स दिए हैं आपने और क्रैक करे? अगर करे तो एक बारी सबको बता दो। हाँ, मैंने बीएचयू भी दी थी। बीएचयू में मेरी 82 रैंक थी। हम्म। और सिर्फ बीएचयू और डीयू तीनों एग्जाम दिए। ओके, ठीक है। तो बस। यार एक बारी लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ओवरऑल शेयर योर एक्सपीरियंस फ्रॉम स्टडिंग हार्ड टू गेटिंग टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया। एक बारी सबको अपना एक्सपीरियंस बता दो कि किस तरीके से रहा। एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा है। पहले
इसलिए मुझे समझ में आया कि इतना फोकस किसी भी कॉलेज को पाने के लिए या किसी भी ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको कितना फोकस करना पड़ता है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड होना पड़ता है और अपना फुल डेडिकेशन देना पड़ता है, हम्म। ये समझ में आया। और ओके। अगर करना है किसी को अपना ड्रीम कंप्लीट करना है तो अ, सब कुछ छोड़ के मतलब सोशल मीडिया वगैरह ये बंद तो नहीं करना है, लेकिन डेडिकेट जो फोकस करना है पूरा वो उसी पे करना है। ओके। तो यार ये थी कुछ छोटी सी कन्वर्सेशन इनसाइट्स जो कि हमें पता लगे कि यार ये दोनों एग्जाम अगर क्रैक करने हैं, बल्कि तीनों, मैंने बीएचयू का नाम नहीं लिया, बीएचयू भी इन्होंने क्रैक करा। और जनरली अगर आप देखो तो इनकी जनरल के ही उसमें भी अच्छी रैंक है, अगर जनरल कैटेगरी में भी देखो, और ओबीसी में तो टॉप रैंकर्स में से ये हैं। तो यार सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने अपना एक्सपीरियंस जो है सारा वो यहाँ पर शेयर करा। और आई होप कि यार आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी होगी। और आई बटन में मैंने ऑलमोस्ट सारी वीडियो डाल दी हैं जो भी डीयू से रिलेटेड मैंने बनाई हैं। और बुक्स वगैरह इन्होंने थोड़ी बहुत जो बताई हैं, टेस्ट सीरीज बताई हैं, उससे आपको काफ़ी नॉलेज पता लग गई होगी कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।